नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर हैं और जहां मुख्यमंत्री शिकारपुर तहसील के खड़बाया गांव में स्थित रजू भैया सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और जहां इसके बाद उन्होंने, आपको बताते चले कि बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में जनसभा को भी संबोधित किया और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जिले को 574.56 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश उनकी ओर से दिया गया। सैनिक स्कूल अपने आप में नाम से ही एक अनुशासित और संस्कारित वातावरण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अनुशासित और संस्कारित वातावरण। आप मुझे बताइए, अगर सैनिक के मन में अपने राष्ट्र के प्रति भाव न हो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हर सैनिक के लिए देश प्रथम होता है, नेशन फर्स्ट। देश के हित के विपरीत कोई आचरण स्वीकार्य नहीं। मेरे हित से महत्वपूर्ण देश का हित है। मुझे अपने हित की तिलांजलि देकर के देश के हित को मुझे करना होगा। यह भाव एक सैनिक के मन में होता है, तब वह देश की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान करता है और तब देश की सुरक्षा होती है। याद करिए ना, अगर सैनिक भी ये सोचे कि मैं बॉर्डर में हूं, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं राजस्थान के रेगिस्तान में 50 और 52 डिग्री टेम्परेचर में झुलसाती हुई भयंकर गर्मी में क्यों सीमा की रक्षा करूंगा, मुझे भी छाव चाहिए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, तब तो हो गई देश की सुरक्षा। लेकिन नहीं, उस सैनिक के लिए देश पहले होता है, परिवार बाद में होता है, फिर उसका स्वयं का हित सबसे बाद में होता है, तब वो देश को कुछ अच्छा दे पाता है। -20, -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारा सैनिक जब कारगिल की उन पहाड़ियों में देश की सुरक्षा करता है, सजग होकर के देश की पहरेदारी करता है, तब देश सुरक्षित होता है। और उसी पहरेदारी के लिए से अब यहां पे सरदार रज्जू भैया के नाम पर सैनिक विद्या मंदिर, यानी रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, यह स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम थे। पहले वह शिकारपुर पहुंचे और एक वहां पर स्कूल में कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 574 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए सपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि 2017 में चीनी मिलों को बेच दिया जाता था और किसान परेशान रहता था। साथ ही साथ जो अपराध था वो बेतादाद था, जगह जगह दंगे होते थे और अब 2017 के बाद यूपी में कहीं भी दंगे नहीं होते हैं और चीनी मिलों को बेचा नहीं जाता, चलाया जाता है। साथ ही साथ बुलंदशहर की जनता का धन्यवाद भी किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपने 7 विधायक और 2 सांसद हमें दिए हैं, तो हम अपना कर्ज पूरा करेंगे और आपकी जो जितनी भी योजनाएं सब बुलंदशहर में ज्यादातर आएंगी और उसको आप लोगों को फायदा मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट को भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट से, फिल्म सिटी से भी आपको बुलंदशहर की जनता को काफी राहत मिलने वाली है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अपराधी या तो जेल में या जहन्नुम में होते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब महिला और लड़कियां भी सुरक्षित हैं। वरुण शर्मा,
इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा धनराशि की कथित चोरी और गबन मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। और जहां विशेष न्यायाधीश ने विवेचना आशुतोष तिवारी की ओर से दायर 7 दिन की रिमांड अर्जी पर भी सुनवाई के बाद अब 39 घंटे की कस्टडी रिमांड की अनुमति दे दी है। देखिए हमारे संवाददाता सुरजीत शर्मा की यह रिपोर्ट। चोरी के मामले में 8 आरोपी जो है वो जेल में बंद है और हमारी मौजूदगी जो है जेल के बाहर इस समय है। जो है यहाँ से आज टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव को रिमांड पर लिया जाएगा। 39 घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई थी। विशेष न्यायाधीश एवं एंटी करप्शन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड प्रार्थना पत्र पर दिया आदेश। सुबह 8 बजे से प्रभावी रिमांड जो है वो शुरुआत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जब यहाँ से उन दोनों को रिमांड पे लिया जाएगा तो सबसे पहले उनको लेके पुलिस लाइन ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी गहनता से, ताकि पता लगाया जा सके कि किस प्रकार की रकम कहाँ पर क्या की जाती थी। जैसे हालांकि पहले जब आरोपियों को हिरासत में लिया गया था पीसीआर पे, रिमांड में पूछताछ में उन्होंने कई सारे राज वगीले मतलब कबूले थे। तो इसी भी देखा जा रहा है कि आज मनीष और टिन्नू को लेकर के जब पुलिस यहाँ से निकलेगी तो अगर जरूरत पड़ती है तो उनके घर पे भी ले जाएगी, जिससे कि अहम सुराग हाथ लग सके। सुरजीत शर्मा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर की मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पूरे तरीके से सियासत देखने को मिल रही है। जी हां, प्रशासन के द्वारा यूनिवर्सिटी के परिसर में बने कुछ भवनों को कथित रूप से अवैध बताते हुए नोटिस जारी किए जाने के बाद अब यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है, जहां कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि यदि यूनिवर्सिटी के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी। तो वहीं सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सभी कार्रवाई कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। और ऐसे में अब सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मामला केवल कानून और प्रशासनिक कार्रवाई तक ही सीमित है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी हैं। जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर सियासत तेज हो गई है। जहां बुलडोजर की नजर जौहर यूनिवर्सिटी में बने 38 अवैध कमरों पर है, वहीं सपा से ज्यादा कांग्रेस की नजर योगी सरकार पर टेढ़ी हो गई है। वैसे तो आजम खान अखिलेश की सपा के हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। अब इसे मुस्लिम वोट बैंक वजह मानिए या कांग्रेस की दूसरी रणनीति, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल उठने लगा है कि आखिर आजम खान के लिए सपा की बजाय कांग्रेस क्यों सड़कों पर उतरने का प्लान बना रही है। अब आपको सबसे पहले आजम खान को लेकर हुई यूपी कांग्रेस अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें दिखाते हैं। सरकार चढ़ावा चोरी से ध्यान हटाना चाहती है, शिक्षा के मंदिर को इस तरह टूटने नहीं देंगे, सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा। जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तब आरडीए के दायरे में नहीं था क्षेत्र। यूनिवर्सिटी क्षेत्र को 2024 में रामपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया। जल्दबाजी में दिया गया ध्वस्तीकरण का आदेश। बीजेपी निर्माण नहीं बल्कि विध्वंस की पार्टी है। आजम खान को प्रताड़ित कर रही है यूपी सरकार। तो निश्चित तौर से आप विश्वविद्यालय को बर्बाद है, क्योंकि सबका भविष्य है। कई हजार बच्चे हैं, कई वहां पर 2500 से ऊपर बच्चे हैं, सैकड़ों के ऊपर वहां लेक्चरर प्रोफेसर हैं। सबका भविष्य क्या होगा। निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से शिक्षा मंदिर को बर्बाद करना, ध्वस्त करना, ये नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। हम सब लोग ये गलत अत्याचार के खिलाफ हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर का नोटिस मिलने के बाद से कांग्रेस का सियासी गुस्सा और आजम खान के प्रति लगाव बढ़ गया है। योगी सरकार से अजय राय पूछ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों के भवनों पर बुलडोजर कब चलेगा। योगी जी, जो प्रदेश भर में भाजपा के जितने कार्यालय बने हैं सभी के नक्शे पास हैं, स्वीकृत हैं। आरएसएस के जो जितने कार्यालय बने हैं क्या उसके नक्शे पास हैं? इसकी भी जरा जांच करा लें कि अभी भाजपा का जो कार्यालय है विधानसभा के सामने वाला, क्या उसका नक्शा पास है? या जिले जिले में जो अभी हर जगह बनवाए हैं 5 स्टार वाले कार्यालय बनाए, क्या उसके भी नक्शे पास हैं क्या? इसकी भी जरा जानकारी कर ले, नहीं तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई वहां भी करिए। दोनों विभागों ने लिए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी शायराना अंदाज में योगी सरकार पर हमलावर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा,
बस ढाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटाओगे? कांग्रेस नेताओं के तेवर गर्म है, लेकिन सवाल यह है कि इतने ही तेज हमले सपा की तरफ से क्यों नहीं हो रहे? आजम के लिए सड़कों पर सपा नेता क्यों नहीं उतर रहे? क्या सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है, इसलिए आजम खान की पैरवी उतनी तेज आवाज में नहीं कर रही जितना कांग्रेस कर रही है? हालांकि सपा प्रवक्ता योगी सरकार पर सिर्फ शब्दों के तीर चला रहे हैं, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी बुलडोजर एक्शन को सही ठहरा रहे हैं। एजुकेशन के इदारों को बंद करना चाहिए, हुकूमत को तो फैसिलिटेट करना चाहिए, सहूलियात देनी चाहिए। इदारे किसी कम्युनिटी, किसी खास पर्सनल परिवार के थोड़ी होते हैं, वो सारे समाज के लिए होते हैं। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कहाँ कमी है? अगर कोई गलत जमीन पर बनाया होगा, गलत तरीके से बनाया होगा, टर्म्स कंडीशन पूरा नहीं किया होगा, अगर उस पर कोई कंप्लेन किया होगा तो कार्रवाई होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों ही दल सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस की तैयारी 100% मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की है। अब देखना होगा कि आजम खान कांग्रेस को बड़ी जीत और मुस्लिम वोट दिला पाते हैं या नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम के सम्मान को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। जी हां, आपको जानकारी देते चलें कि संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार केंद्रीय राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक पेश कर सकती है, और जहां प्रस्तावित कानून के राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालने या उसे रोकने के साथ साथ अपमान करने पर सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इस विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी रखा जा सकता है। इसी पर बनी है हमारी रिपोर्ट, देखिए क्या कुछ खास है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना या फिर उसके गाने में बाधा पैदा करना अब भारी पड़ेगा। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ऐसा बिल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने या उसका अपमान करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय गीत को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो राष्ट्रगान जनगण मन को प्राप्त है। इस विधेयक के मुताबिक जो कोई भी जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकता है या उसमें बाधा डालता है या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में अशांति पैदा करता है, उसे एक ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये कैबिनेट में हाल में पारित किया गया है। इसे गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। इससे पहले मोदी सरकार सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर चुकी है। बीजेपी इस कदम को आजादी के आंदोलन की विरासत से जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक गीत रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने उसे उसका पूरा सम्मान नहीं दिया। और दुर्भाग्य से देश का विपक्ष कई बार इसका अवमान करते हुए देखा। कुछ नेता तो खुल करके बोलते कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, फिर क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे? महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर तो हमने अगस्त 2022 को नियम बनाया कि कोई भी अफसर फोन जब उठाए तो फोन पे हेलो नहीं बोलेगा। हमें वो अंग्रेजों की विरासत नहीं चाहिए, हमें इस मां भारती की विरासत चाहिए। वंदे मातरम पहले बोलेगा। देखिए, वंदे मातरम में जिस तरीके से कुछ विपक्ष की सरकार अभी भी वंदे मातरम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई अमर कथा, और वो पहली बार इसका जिक्र हुआ था, और वो एक हमारे पूरे राष्ट्र को एक करने का गीत था। निश्चित रूप से देश के प्रति और देश के विचारधारा के प्रति सबको समर्पित होना चाहिए, और जो नहीं है तो वो तो हम तो कहते हैं वो देश का गद्दारी है, तो उसका सजा क्या, सब कुछ मिलना चाहिए उसको। इसलिए ये कानून लाए नहीं लाए, ये तो हमको लगता है कि लोगों के जेहन में और ब्लड में होना चाहिए कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है।
वंदे मातरम पर कौन ऐसा कमीना और निर्लज्ज हिंदुस्तानी होगा जो वंदे मातरम पर जो है बाधा डालेगा। वंदे मातरम पर बाधा डालने का तो कोई प्रयास हिंदुस्तानी कर ही नहीं सकता, और अगर कोई विदेशी है तो विदेशी के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में कानून है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है हिंदू मुसलमान करने के लिए, इसलिए वो इस तरीके के फिजूल के विधेयक ला रही। उनका जो वंदे मातरम रहता है, जो आरएसएस के शाखाओं पर बोला जाता है, वो सबके लिए चाहिए। वे 4 या 5 जो स्टैंजास है वो सारी देव देवता की बातें हैं, वो उसमें लाने की कुछ जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं। ये देश वंदे मातरम का क्या मतलब है? सुजलाम सुफलाम मलय तलाम, ये सही माने में इस देश के बारे में बहुत अच्छी तरह से बातें की है। वो 2 स्टैंजास वंदे मातरम बोलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जानबूझ के मुसलमानों को और नॉन जो ये है हिंदू है उनको ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझ के पूरा वंदे मातरम बोलेंगे। सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का पहले से ही सम्मान रखने के कानून है, लेकिन सरकार नौजवानों के भविष्य के सवालों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ न कुछ नया पुरानी पैकेजिंग में नया सामान आपके सामने आता रहे। एक तरफ सरकार राष्ट्रीय सम्मान की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष से राजनीतिक राष्ट्रवाद का नया अध्याय बता रहा है। लेकिन इतना तय है कि संसद में जब ये बिल आएगा तो बहस सिर्फ 3 साल की सजा पर नहीं होगी, बल्कि इस सवाल पर भी होगी कि राष्ट्रीय सम्मान की सीमा क्या है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बयान ने हलचल मचा दी है। जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के एक बयान ने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी दरवाजा बंद करेगी तो कहीं ना कहीं ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा, और जिसके बाद यह विषय अब पूरे तरीके से चर्चा का बन गया है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, देख लेते हैं। में विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के बाद एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बयानों से राजनीतिक तापमान मापना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी ने दरवाजा बंद किया तो नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद यूपी की सियासत में नया उबाल आ गया। सवाल उठने लगा कि क्या संजय निषाद एनडीए से अलग होंगे? क्या संजय निषाद अगले विधानसभा चुनाव से पहले नया ठिकाना ढूंढ लेंगे? क्या संजय निषाद को मन के मुताबिक सीटें नहीं मिल रही? वहीं अब अपने बयान पर संजय निषाद ने सफाई दी है। नहीं, जैसे कोई पूछेगा कि आप जाएंगे रहेंगे कि जाएंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो उसका जवाब था वो, कुछ नहीं उसमें। संजय निषाद अभी भी साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। वैसे सियासत में चुनाव से पहले साफ साफ बोलने का रिवाज भी नहीं है। वहीं संजय निषाद पर सपा और कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। स्वतंत्र पार्टी है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर संजय निषाद साहब आते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठानी भी पड़ेगी और मुखरता से उठानी पड़ेगी। साइड वाइड कोई रास्ता कहीं नहीं है। सभी को नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, चूंकि नल, नील, कुल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक, सारे के सारे लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। निषाद जी की पार्टी के लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि निषाद जी ने आरक्षण के ऊपर अपनी कौम को कहीं ना कहीं सत्ता के लिए धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति में शामिल कराएंगे, तो अब सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ सामंतवादियों की पार्टी है। तो अब निषाद जी को अपनी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए नया ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। सपा संजय निषाद को तेवर दिखा रही है और कह रही है कि अगर अखिलेश की पार्टी में आए तो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज मुखरता से उठानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि निषाद की पार्टी के लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि निषाद पार्टी में कितना दम है। 2017 में निषाद पार्टी ने केवल 1 सीट जीती। 2022 में निषाद पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया। सिंबल पर 6 और बीजेपी के सिंबल पर 5 सीटें जीतने में सफल रही।
2022 में निषाद पार्टी ने सबको चौंकाया था। अब संजय निषाद के बयान सबको चौंका रहे हैं। अब देखना यही होगा कि यूपी में आने वाले दिनों में क्या बड़ा बदलाव होता है। संजय निषाद बीजेपी के साथ रहते हैं या नया ठिकाना तलाशते हैं। अब खबर मेरठ से है, जहां हस्तिनापुर में स्कूल संचालन अतुल कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। और जहां पुलिस के मुताबिक अतुल की पत्नी दामिनी ने अपने प्रेमी और स्कूल वैन ड्राइवर के साथ मिलकर हत्या की साजिश को रचा था। आरोप यह भी है कि पहले दूध में नींद की गोलियां जो है वो मिलाई गई थी और इसके बाद जहरीले सांप से डसवाकर मौत के घाट उतार दिया गया। अतुल का शव किराए के मकान में बेड पर मिला था और जहां परिजनों ने पत्नी पर ही हत्या का शक जताते हुए शिकायत को दर्ज कराया था, जहां पुलिस ने कॉल डिटेल्स भी जो है वो जांच इसमें की है और जिसके बाद जो वैन ड्राइवर है उससे पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पत्नी, प्रेमी और 2 सपेरों समेत अब 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शर्मसार करने वाली घटना एक बार फिर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को सांप के द्वारा कटवाकर मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये मामला अवैध संबंधों के चलते हुआ है, जहाँ मृतक का एक स्कूल था छोटा सा, जहां वो अपना पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भी वहीं नौकरी करती थी। उसी के चलते उसकी पत्नी की एक वैन ड्राइवर के साथ अवैध संबंध हो गए, जिसके चलते उन दोनों ने योजना बनाई और एक सांप खरीदा और नींद की गोलियां देकर उसे पहले सुलाया पति को, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। ये पूरा मामला महज पुलिस ने 4 घंटे में इसका खुलासा कर दिया। मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया है कि उसकी पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा है। ये खुलासा जब किया गया, जब परिजनों को शक हुआ तो सख्ती से पति से पूछताछ हुई और उसने पूरा घटनाक्रम जो है वो कबूल दिया। उसने बताया कि उसके पति का 20 लाख रुपए का बीमा था, जिसके चलते उन दोनों ने योजना बनाई कि पति को मार देते हैं, उसके बाद जो बीमे के पैसे होंगे हम दोनों रख लेंगे और यहाँ से फरार हो जाएंगे। जिसके चलते उन्होंने 2 सपेरों से सांप को खरीदा। पुलिस ने इस पूरे मामले में पत्नी और उसके आशिक और 2 सपेरों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे का कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अगर बात करें ऐसे मामलों की, तो कुछ दिन पूर्व भी मेरठ में एक मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी, उसको ड्रम में पैक कर दिया था। और अभी हाल ही में आगरा में ये घटना सामने आई थी, उसने अपने पति की हत्या करी और फर्श में पैक कर दिया। तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।